कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो प्रीवियस वीडियो थी, काफ़ी सारे वीडियोस में हमने कंटेंट पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है, क्योंकि पूरा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो उस पर ही डिपेंडेंट है ना। उसके अलावा तो कुछ उसमें और कुछ है ही नहीं। कंटेंट और कंटेंट कंटेंट, इधर से कंटेंट अच्छा करो, उधर से कंटेंट अच्छा करो, ये करो वो करो। लेकिन ओवरऑल आप अगर कंसिडर करो ना तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो सभी फैक्टर्स को हमें धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इनिशियल लेवल पे आपको जो मैंने बताया था कि भाई टाइटल टैग का, मेटा टैग का, डिस्क्रिप्शन का, हेडिंग टैग का, वो कुछ भी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका व्यूज़ थोड़े थोड़े, मतलब कि डेली की आपको एक दो व्यूज़ काफ़ी है, उतने भी मिल रहे हैं, नेचुरल विजिटर्स मिल रहे हैं, या फिर कहीं से आपको पब्लिसिटी मिल रही है, माउथ पब्लिसिटी, या फिर डोमेन अथॉरिटीज थ्रू मिल रही है, मतलब कि आउटबाउंड लिंक्स थ्रू मिल रही है, कैसे भी मिल रही है, लेकिन आपको धीरे धीरे जब व्यूज आ रहे हैं, देन आपका जो कंटेंट होता है एक अलग तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। क्लीन कंटेंट होना चाहिए, वो कैसे करेंगे वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चर के लेवल दिया हुआ है, बिकॉज एसईओ हैज बिकम सच ए होस्टालिक पार्ट ऑफ द वेबसाइट development and improvement, it is no surprise that the content formatting, the presentation, style and the layout you select for your content are the part of the process। मतलब कि अभी तक के जो वीडियोस थे, अभी तक का जो कुछ भी थियरी सेक्शंस था, उसमें हमने जो बात की थी वो क्या हमने बात की थी कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर ब्लॉग लिख रहे हो, मतलब कि क्लीन वर्ड्स में अगर हम बोले तो ब्लॉग लिख रहे हो, वो सामने वाले बंदे को समझना आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, कंटेंट लेवल पे उसे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आई विल वेट फॉर द अनदर पार्ट फॉर दिस कंटिन्यूइंग पोस्ट, और जो कुछ भी आप बोलो, है ना। लेकिन उसके लिए भी आपको ये जो है ना प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड लेआउट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है वर्धना फोन्स का, है ना। आज की डेट में भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स में ये वर्धना फोन्स यूज हो रहे हैं, नो डाउट। धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं ऑन द कैलिब्री फोन्स, CALIBRI, कैलिब्री फोन्स। लेकिन आई स्टिल प्रीफर यू टू यूज द वर्धना फोन्स, बिकॉज उसके जो ओवरऑल फोन्स साइज है, मतलब कि कैलिब्री की साइज 10 लो और वर्धना की साइज 10 लो, फोन की साइज। वर्धना लिटिल बिट बिगर साइज में, है ना। और उसकी जो ओवरऑल जो यहाँ पे आप देख सकते हो द क्लियर डिफरेंस, यहाँ पे जो आई दिया है, एल दिया है ना। आप देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिख जाएगा, आपको रीडिंग करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दो दिया है एग्जांपल, एक एरियल का दिया है, एरियल तो कभी भी मत यूज करो, इट इज अ वर्स्ट फॉन्ट इफ यू आर यूजिंग इन योर वेबसाइट, देन नेवर गो फॉर इट, आई सजेस्ट यू दैट, है ना। कभी भी मत यूज करो। इम्पैक्ट है, यूज दैट फॉर द एक्सट्रीम हेडिंग, है ना। मतलब कि काफ़ी कोई भी हेडिंग को आपको एक्सट्रीम लेवल पे हाईलाइट करना है, देन गो फॉर द इम्पैक्ट। कैलिब्री को बोल्ड करो, वो तो एक अलग ही बात है। क्लीन फॉन्ट्स रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी मैंने यूज़ किया है, दैट फॉन्ट्स आर, मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ अभी आपको, चलो कोई बात नहीं। ये कौन से फॉन्ट है, ये भी अच्छे वाले, कैम्ब्रिया। सॉरी फॉर दैट। कैम्ब्रिया फॉन्ट्स आप यूज़ करो, वो भी अच्छे वाले फॉन्ट्स है ना। तो वो आप यूज़ करो। और जो दूसरा डिफरेंस है, द अनदर एडवांटेज ऑफ द वर्डना इज द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स। Conversely, one the consideration to take into account with Vardhana is that it is a relatively large font। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बोला, यहाँ पे एरियल की साइज 10 देखो, वर्धना की साइज 10 देखो। द वर्ड्स टेक अप मोर स्पेस देन द वर्ड्स इन द एरियल। दोनों का जो लेटर स्पेसिंग है और वर्ड स्पेसिंग है वो भी एक इम्पैक्ट करता है, इवन एट द सेम पॉइंट साइज। द लार्जर साइज improves the readability but also has a potential of disturbing the planned पेज लेआउट। प्लान्ड पेज लेआउट अच्छा दिखता है रीडिंग करने में, नो डाउट, है ना। लेंथ ऑफ दिस सेंटेंस आप देखो पूरा, है ना। दोनों में सेम अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन आप साइज देखो। दिक्कत क्या आ जाती है, जब कंटेंट ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपकी वेब स्क्रीन पे, तो वो आपका जो पूरा लेआउट है ना वो बिगड़ जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो मान लो कि यहाँ पे जो ये साइड पैनल है, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग आपको दिख रही है, ये पेंसिल जैसी, है ना, पेंसिल लाइन जैसी की हुई है, उतने एरिया में पूरा आपको एक कॉलम अगर दिखाना है तो आप वो नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है,
जो अल्फ़ाबेट स्पेसिंग है उसकी इन साइज इंक्रीज हो गई है, जैसे ये भी कैम्ब्रिया है दैट ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेसिंग स्पेस कंपेयर टू अदर फोन्स, है ना। आपको क्लीन वर्ड्स दिख रहे होंगे सभी, आई होप सो। वो आपको थोड़ा बहुत और एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि कंटेंट ओवरऑल आपका पेज की जो लेंथ होगी वो माइट भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपको कंटेंट को स्प्लिट अप करना पड़ेगा कि आधा कंटेंट यहाँ पे होगा और रिमेनिंग कंटेंट आपको पेज 2 पे या फिर पेज 3 पे ले जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, तो आपको केयरफुली वो प्लान करना पड़ेगा, है ना। जब भी आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बंदे लोग क्या करते हैं, डेवलपर लोग, बिगिनर बिगिनर में जो इस फील्ड में बिल्कुल ही नहीं है, उस लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि भाई इनिशियली सीधा वो कोडिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं, फंक्शनैलिटी लेवल पे। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। पहले आप क्लीन डिजाइन करो, HTML CSS का ही और जावास्क्रिप्ट का। फेक कंटेंट क्रिएट करो, फेक कंटेंट मतलब कि इधर उधर से कोई भी पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दो, जो आपको दिखाना है, टेबल दिखाना है, पैराग्राफ दिखाना है, मेनूज दिखाने हैं, मेनू 1, सब मेनू 1, सब मेनू 2, सब मेनू 3, ऐसा फेक कंटेंट क्रिएट करो। क्लीन HTML CSS पे ही वर्क करो, क्योंकि वो जहाँ तक आप नहीं कर पाओगे तो वहाँ तक आप आपकी जो वेबसाइट की जो फंक्शनलिटी होगी ना वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे। देन गो फॉर द कोडिंग, है ना। और कोडिंग से बीच में जो पहले आता है रेडिस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS जो आता है, उसको पे डेटा डिक्शनरी बोलो, नॉर्मलाइजेशन बोलो, 1 2 3 लेवल्स जो भी आप करना चाहते हो वो करो। देन लास्टली गो फॉर द कोडिंग, क्योंकि आप ये जो यहाँ पे जो पेज लेआउट का जो ऑप्शन है वो तो आप HTML CSS जैसे आप पहले करोगे वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई इतना कंटेंट है वो इसमें आ जाएगा, इतना कंटेंट है इसमें आ जाएगा, ये मेनू है इसमें, अब यहाँ पे जगह नहीं बची है। आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी साथ में वर्कआउट करो, यहाँ पे एक लैपटॉप में ही अब ऑप्शन आ रहे हैं डेवलपर, सभी ब्राउजर में आ रहा है ना डेवलपर टूल, कि मोबाइल पे अगर वेबसाइट अगर दिखनी है तो आपको कैसे दिखेगी वो भी आप देख पाओगे। जो इंस्पेक्ट एलिमेंट का वहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आपको स्क्रीन साइज सेट कर सकते हो, है ना। वो आप सब देख लो पहले, देन गो फॉर द कोडिंग। तो आप वो पहले देख लो। नेक्स्ट में कंटेंट लेंथ एंड द वर्ड काउंट। Content length is the another critical piece of the optimization puzzle that mystically placed as keyword density for a unique content. In fact, content length can have a big role to play in the terms of whether your material is easy to consume and easy to share. Lengthy piece of often doesn't fare particularly well on the web. Doesn't fare particularly well on the web, whereas short form are easily digestible. Content often has more success. कीवर्ड डेंसिटी मतलब के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे कितनी बार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी का जो वीडियो है उसका जो कीवर्ड डेंसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, वो सभी स्लाइड्स में सभी जो पैराग्राफ्स है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट वर्ड तो चलो आ ही रहा है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑन ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर इन मार वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सिर्फ कंटेंट इज एन इनकम्प्लीट, आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन, और डेटा इज कंटेंट इज एन इनकम्प्लीट डेटा, है ना, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। लेकिन इफ आई से कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, स्लाइटली इट क्रिएट्स सम मीनिंग एंड स्लाइटली इट्स मूविंग टू सम सॉर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो वो कीवर्ड डेंसिटी, आप मान लो कि कंटेंट 6-7 बार मान लो कि 5 स्लाइड है और पांचों 5 स्लाइड में एटलीस्ट वन टाइम मैंने यूज किया है ना, तो वो मिस्टेक है, वो इतना लेवल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिक कंटेंट मतलब कि बंदे लोग क्या करते हैं, सेम थिंग इन देयर ओन लैंग्वेज वो दे आर ट्राई टू क्रिएट, नहीं वो रिक्वायर्ड है, यूनिक कंटेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एन वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये करने में लोग क्या कर देते हैं कि लेंथी कंटेंट लिख देते हैं टू क्रिएट एन ईजी लैंग्वेज एंड ईजी वर्ड्स। मतलब कि ये चीज़ अगर मुझे एक्सप्लेन करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस 2 पॉइंट्स को मैं एलाबोरेट करके 2 स्लाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली, एनीवन कैन डू। जिसको भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होता है ऑफ एन वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, वो बंदा आसानी से कंटेंट लेंथ और वर्ड काउंट का जो ये अभी का जो 2 सेंटेंस है इजीली यहाँ पे पूरी स्लाइड वो लिख सकता है इन प्लेस ऑफ द 2 सेंटेंस। मत करो ऐसा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्योंकि आप ही जब भी देखो यूट्यूब पे ही देखो, क्योंकि अभी का जो स्टूडेंट का जो ट्रेंड है दे प्रीफर द वीडियोस देन द थियरी, है ना। मुझे मालूम है कि काफ़ी कम लोग अभी मेरा वीडियो देखेंगे,
है ना। कंपेयर इफ समवन इज शोइंग द प्रैक्टिकल, अब मत करो डायरेक्टली प्रैक्टिकल, जैसे कि अभी मैंने कहा नेवर शिफ्ट डायरेक्टली टू द कोडिंग सेक्शन, फर्स्ट क्रिएट एंड क्लीन एन HTML CSS वेबसाइट, जितने भी पेजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, देन गो फॉर द होम पेज दैट इज अ प्रोडक्ट लिस्टिंग डील्स, उसमें डील्स का कॉलम अगर आ रहा है तो कैसे आएगा, डिस्काउंट्स का कॉलम आ रहा है तो कैसे आएगा, क्योंकि होम पेज में तो सब रैंडम बेस पे होता है, क्योंकि मान लो कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, पिछले ये अगस्त में पिछले दिनों में उन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का जो सेल रखा था, फ्लैश डील रखते हैं वो लोग, तो सभी का एक इंडिविजुअल पेज होता है ना, तो होम पेज पे उसे कैसे दिखाना, सभी चीज़ होम पेज पे आती है ना, वो डिफरेंट लेवल्स पे डिजाइन करो, तो आपको क्या होगा, कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। और उसमें आप समझो कि आप लेंदी लेंदी वर्ड्स लिख रहे हो, ई कॉमर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल and then some sort of a steps for an मान लो कि क्या स्टेप्स की अगर हम बात करें जिसमें लेंथी कंटेंट आ सकता है, हाउ टू राइट एन एग्जाम पेपर, काफी बकवास टॉपिक है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इट इज हेल्पफुल। हाउ टू राइट एन पेपर इन द एग्जाम, काफी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, काफी सारे पॉइंट्स है ना। अगर मेरे लेवल पे अगर मैं बात करूँ, क्लीन एंड शॉर्ट मुझे रखना है, डाइजेस्टेबल जैसे यहाँ पे वर्ड्स लेकर आए, राइट द आंसर स्ट्रिक्टली टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू योर आंसर, है ना। जितना छोटा हो सके उतना लिखो, वही हुआ ना, मतलब कि आपको कोई डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, एक पेज भी लिखना है तो आप पेज भी लिख सकते हो, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प्स इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर एन इजी वर्क, वही हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अंडरलाइन कर दो, आपका पूरा मार्क मिलेगा। एंड क्योंकि मुझे मालूम है बंदे कैसे पेपर चेक करते हैं सब लोग, तो शॉर्ट कंटेंट लिखो जिससे शेयर करना इजीली हो, जब शेयर करने के बाद अगर कोई रीड कर रहा है तो अरे यार इतना कौन रीड करेगा, चलो क्लोज कर दो। एक्चुअली सॉरी, मैं बात कर रहा था यूट्यूब की, मैं किसी और टॉपिक पे आ गया। स्टूडेंट्स का जो ट्रेंड है वो क्या है कि भाई लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो आप प्रैक्टिकली वही देखो कि अगर कोई भी एक वीडियो है हाउ टू का, और उसमें कोई भी एक वीडियो है 15 मिनट का और दूसरा वीडियो है 6 मिनट का, आप कौन सा पहले ओपन करोगे, वीडियो को पॉज करो और आप खुद ही सोचो, कमेंट में लिखो व्हाट यू विल बी प्रीफर, है ना। बट ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द वीडियो इज विच इज हैविंग एन शॉर्ट ड्यूरेशन, वही आप ओपन करोगे ना, मीन्स इट इज एन डाइजेस्टेबल। किसी के पास आज की डेट में टाइम नहीं है, मैं इतना लेंथी वीडियो बना रहा हूँ, दैट ऑल्सो इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर माई द वीडियो, लेकिन सॉरी आई हैव टू की अगर आप बात करें वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन रिक्वायर्ड ही नहीं है, फिर भी आप लेंथी वीडियो बना रहे हैं, देन यू आर क्रिएटिंग अ माइनस पॉइंट फॉर योर वेबसाइट। नेक्स्ट में विजुअल लेआउट, लास्ट बट द नॉट लीस्ट कंटेंट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिस्प्ले ऑफ द मटेरियल ब्यूटीफुल सिंपलेटिक इजी टू यूज कंज्यूमेबल लेआउट, कंज्यूमेबल लेआउट बिटवीन आप स्पेस रखो, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप बात करो विजुअल लेआउट, अब सिंगल कॉलम में वो पूरा कॉलम एक पूरा आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं ना सिंगल कॉलम में और वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन दो कॉलम के बीच में जो छोटी सी पॉइंट टू समझ लो ना, 2 mm की या फिर 3 mm की, हाफ सेंटीमीटर की भी नहीं होती, वो पूरा डिजाइन करते हैं ना, बीच में स्क्वायर ब्लॉक्स रख देते हैं कहीं कहीं, दैट इज एन विजुअल लेआउट। क्लीन एंड सिंपल रखो, ज्यादा एनिमेशन मत दो, ज्यादा फॉन्ट्स को या फिर ज्यादा कलर्स को मर्जअप मत करो। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कलर्स ऐड कर देते हैं ना कि भाई भड़कीले कलर, आप समझ लो ना। मैंने एक आर्टिकल में रीड किया था, वेब्स कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, है ना, उसमें 3 कलर सेट से ज्यादा नहीं आने चाहिए, 3 सेट्स ही आने चाहिए, जैसे कि अभी की मेरी स्लाइड्स देख लो, फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टिल डेट आपको सिर्फ 3 कलर्स ही दिखेंगे, लाइट क्रीम जो मेरा बैकग्राउंड है, डार्क ब्राउन जो मेरे फॉन्ट्स के कलर है, और सिर्फ हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लू कलर को वो सिलेक्ट किया है वो। अब दूसरी वेबसाइट को अगर देख लोगे तो इतने सारे फॉन्ट्स का जो
और बैकग्राउंड हमेशा सिंपल रखो, लाइट बैकग्राउंड रखो। वो लोग क्या करते हैं, डार्क बैकग्राउंड रख देते हैं और फोन्ट्स का कलर लाइट रख देते हैं। हम व्हाट्सअप का जो आज का ट्रेंड है, या फिर सब नॉट ऑफ द व्हाट्सअप, लेकिन फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, सभी एप्लीकेशंस आज के टाइम में आपको डार्क थीम जो वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डार्क थीम की भी हम बात अलग ही कर रहे हैं। डार्क थीम इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, है ना। आपको वो सही से डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अलग ही बात है। आप वो उसको भी अगर आप देखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा आपको विद ए ब्लैक बैकग्राउंड, क्लीन क्लियर क्लियर, आप कहते हैं ना, रियल में वो ब्लैक कलर नहीं होता बैकग्राउंड का, उसमें भी थोड़ा बहुत शेडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। तो वो एक देख लो। बाद में यहाँ पे CSS एंड सिमेटिक मार्कअप का है, वो भी आप देखो। वो जो CSS का भी आता है वो भी आप देखो, है ना। और यहाँ पे 101 साइज दिया हुआ है, वो काफ़ी पुराना है इसलिए। जैसे कि मेरे डिस्प्ले में जो वीडियो स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे सबसे पहली स्लाइड में वो बताता हूँ, इट्स नॉट माई ओन कंटेंट, कहीं से मैंने ये सब कंटेंट उठाया है। वहाँ पे ये 101 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो ना, तो वहाँ पे पूरा आपको पेज लोड टाइम का पूरा जो होता है कि पूरा पेज ओपन करने में कितने KB कंज्यूम हुए, वो यहाँ पे दिखाता है। सब चीज़ इंक्लूडिंग CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, सब इंक्लूड करके मेक श्योर द साइज शुड नॉट इंक्रीज देन 1 MB। विदाउट इमेज अगर आप बात कर रहे हो तो आप देन गो फॉर द 500 KB मैक्सिमम। सभी टैब्स की CSS आ गई उसमें, सभी टैब्स की jQuery की जितनी भी आप एडिशनल फॉर एनहेंसिंग द फंक्शनलिटी आप jQuery की यूज़ कर रहे हो, जैसे कि jQuery वैलिडेशंस आता है, jQuery UI आता है, jQuery का बेसिक जो कोर आता है, jQuery का बेसिक ईजिंग आता है, बूटस्ट्रैप की जो CSS होती है, गो फॉर द मीन CSS, मीन JS, मिनीफाइड, आपको मालूम होगा ना मिनीफाइड्स, ऑलवेज गो फॉर द दैट। उससे क्या होगा, पेज लोड टाइम काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, पेज लोड टाइम। और गूगल का स्पीड टूल आता है, उससे आप यूज़ करो। गूगल का पेज स्पीड टूल नहीं मालूम है तो दूसरा पेज पे देखो कि भाई हाउ टू स्पीड अप माय वेब पेज, ऐसा कुछ आप सर्च करो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड एंड वेरियस डिफरेंट ऑप्शन। उसमें आपको इंडिविजुअली पेज वाइज आप देखो कि जिसमें डिफरेंट कंटेंट्स आते हो, मतलब कि जैसे कि वर्डप्रेस में पोस्ट पेज आता है, तो पोस्ट तो जितने भी डिस्प्ले होगी उसी post.php के पेज में डिस्प्ले होने वाली है। लेकिन एक post.php पेज हुआ, एक category.php पेज हुआ, एक index.php पेज हुआ, ये 3 पेज को डिफरेंटली आप देखो, उसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन कहने को वो बोल रहा है। रैंडम डेज पे देखो, आफ्टर क्रिएटिंग सम पोस्ट एंड क्रिएटिंग सम कैटेगरीज, मान लो एक दिन में आपने 10-15 का पोस्ट क्रिएट की है, तो 10 पोस्ट में आपने फीचर इमेज ऐड की हुई है, तो एक बटोबेस इट विल क्रिएट एंड हाई पेज लोड टाइम, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो देखो। पेज इमेज की साइज डिक्रीज करनी है, या फिर इमेज के जो रिजोल्यूशन होता है उससे स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज कर दो। लेकिन जब पोस्ट पेज पे वो चाह रहा है तो उसको आप फिर से HD क्वालिटी में दिखाओ, जो कुछ भी है। मतलब कि आप समझ गए होंगे क्या करने को मैं बोल रहा हूँ। देन में कंटेंट यूनिकनेस एंड डेप्थ, फ्यू कैन डिबेट द वैल्यू ऑफ द इंजन प्लेस ऑन द रोबस्ट मजबूत, मतलब कि वो गुजराती में मेरा रह गया, वो मेरी मदर टंग है। वो सब मैं चेंज करना भूल गया हूँ, मैं हिंदी में करना भूल गया हूँ। वैल्यू एडेड कल इज एन पर्टिकुलर हेड इन सर्वर राउंड्स ऑफ किकिंग लो क्वालिटी कंटेंट। किकिंग लो का मतलब है वो टाटा बाय बाय फ्रॉम द गूगल से CRP sites out of index and other engines have followed the suit, मतलब कि दूसरे लोग भी ये फॉलो करते हैं। एटलीस्ट 30 to 50 वर्ड्स यूनिक होने चाहिए पूरे सेंटेंस में, है ना। 30 to 50 वर्ड्स, 30 to 50 वर्ड मतलब कि 300 वर्ड का पूरा अगर आपका ब्लॉग पोस्ट है, तो समझ लो आपके एटलीस्ट उसमें 300 वर्ड्स के लिए आपको समझ लो ना 50 सेंटेंसेस मिनिमम हो जाएंगे। तो 50 में से आई सजेस्ट दैट कि आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंस तो यूनिक होने चाहिए, जो उस वाले वेबसाइट में नहीं हो रहे। कॉपिंग की हम बात कर रहे हैं ना, लीगल नहीं है लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। कॉपिंग द कंटेंट ऑफ फ्रॉम द अनदर साइट इज नॉट एट ऑल लीगल, लेकिन आज की डेट में वही चल रहा है। यूनिक HTML कंटेंट डिफर्स फ्रॉम द साइट, मतलब पूरा सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो।
जैसे कि अभी वर्डप्रेस में जब भी हम पोस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिमिलर पोस्ट पूरा का पूरा हम उठा के हमारे पेज में हम रख देते हैं। नेवर डू दैट। जो हमारा टेक्स्ट ब्लॉक विजुअल कोडिंग एडिटर होता है ना, जहाँ पे हम पोस्ट का कंटेंट डिजाइन करते हैं, उसमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नेवर डू दैट। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ना आपको, पेज एज टेक्स्ट, मतलब कि वहाँ की जो CSS होती है वो यहाँ पे कॉल नहीं होती है, वो भी आप मत करो पेज एज टेक्स्ट में। आई सजेस्ट यू, नो डाउट सेम चीज है, देन ऑल्सो आई सजेस्ट यू उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करो, नोटपैड में पहले पोस्ट करो, ठीक है। बाद में उसमें से आप चेक करो कि विच आर द रिक्वायर्ड सेंटेंसेस, उसे आप पहले रिमूव कर दो, रखो, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप निकाल दो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, आपको ऐसा लगे कि चलो अगर मैं मेरी वेबसाइट पे ये नहीं दिखाता हूँ तो ये चलेगा, तो उसको आप निकाल दो। देन उसको वापस कॉपी करके आपके वर्डप्रेस के पोस्ट के जो ब्लॉक एडिटर होता है वहाँ पे आप उसे पेस्ट करो। वहाँ पे बाद में इंडिविजुअल उसका हेडिंग है, पैराग्राफ है, जो कुछ भी उसका जो सेट करने का आता है वो सेट करो। यूनिक टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करो, वो तो हमने बात की ही थी। बाद में यहाँ पे यूनिक ऑडियो वीडियो इमेज, मतलब आज की डेट में यहाँ पे हमने क्या की थी कि उस वाले बंदे की अगर आप कंटेंट तो कॉपी कर रहे हो लेकिन साथ में इमेज भी कॉपी कर रहे हो, तो हमने गूगल के एक टॉपिक में हमने बात की थी कि नाउ द सर्च इंजिन्स आर आल्सो लिटिल बिट एंड स्मार्ट। मतलब कि अगर कोई भी फेक इमेजेस आपको ढूंढनी है, फेक प्रोफाइल, हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया था कि मान लो आपको फेक प्रोफाइल फेसबुक की कोई भी ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ना किसी और की, उसे आप डाउनलोड करो। लेकिन अब तो सिक्योरिटी आ गई है, लेकिन आप स्निपेट टूल से यूज़ कर सकते हो। विद हेल्प ऑफ स्निपेट, छोटा सा जो सर्कल दिखता है उसे आप स्निपेट टूल से, स्नैपिंग टूल से कट करो, सेव करो, गूगल इमेज में अपलोड करो, तो वो सेम इमेज कहीं और जगह पे, मतलब कि मल्टीपल्स लोकेशन पे होगी ना। जो फेक होगी वो तो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होने ही वाली है इमेज, बट ऑब्वियस है, तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाएगा। तो मतलब कि क्या क्या आपके जो सर्च इंजन है वो काफ़ी स्मार्ट हो गई है। ऑडियो वीडियो सेम टू सेम आप मत रखो, उसका रिलेटेड अच्छा, उससे भी अच्छा ढूंढने की ट्राई करो। ऑलवेज वर्क हार्ड, हार्ड वर्क ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, वरना तो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस ही मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो कुछ भी होंगे वो क्विकली क्या करेंगे, आपके जो कुछ भी पोस्ट होंगे उस पर लाइक दे देंगे, लेकिन एक दो बार करेंगे, तीन चार बार करेंगे, पांच बार करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट वो भी कि हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस आप तो नेचुरल लिंक्स, नेचुरल जो विजिट्स होगी उस पर मिलेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड टू द एफिलिएटेड साइट्स who is publishing the product description image and so forth। मतलब कि आप मान लो कि मैं बेस्ट डील्स ऐसी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, बेस्ट डील्स, वो समझ लो स्मार्ट पिक्स ऐसी एक वेबसाइट है। स्मार्ट पिक्स वो क्या करता है, सभी टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स होती है, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने लैपटॉप और मोबाइल्स के लिए तो ऑलरेडी उसे यूज़ किया है, उसको आपको इन अ बेटर फॉर्मेट में आपको वो एक्सप्लेन करता है। मतलब इसका जो प्रोसेसर है, स्कोरिंग फॉर्मेट में इसका जो प्रोसेसर है 10 आउट ऑफ इतना स्कोर है, इसका जो डिस्प्ले 10 आउट ऑफ इतना स्कोर है, कंपैरिजन भी अच्छा वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने क्या किया है, बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे कई बटन दिखेगा, बाय नाउ, तो बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो पूछेगा अमेजोन पे जाना है या फिर फ्लिपकार्ट पे। जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वो फ्लिपकार्ट पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा, लेकिन वो प्लेन रिडायरेक्शन नहीं है, इट इज एन एफिलिएटेड रिडायरेक्शन। एफिलिएट मतलब कि फ्लिपकार्ट के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, अमेजोन के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है। बाद में अगर उसकी वेबसाइट से कोई भी बंदा कुछ परचेस करता है तो सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज इज बीन रिवॉर्डेड टू दैट वेबसाइट। काफ़ी कम परसेंटेज है, मतलब कि 3 4 5% ही है। कुछ ही ऐसी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें आपको 10% तक मिलता है, लेकिन जनरली 5 to 7% इज द हाईएस्ट कमीशन दैट इज बीन रिवॉर्डेड टू दैट एफिलिएटेड वेबसाइट, लेकिन उसको मिलता है कमीशन। तो वो आप सेम टू सेम बंदे क्या करते हैं, एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए अमेजोन का एज इट इज कंटेंट रख देते हैं, फ्लिपकार्ट का एज इट इज कंटेंट रख देते हैं। मत करो आप ऐसा। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो विद हेल्प ऑफ वूकॉमर्स ऑल्सो, और वहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन दिखाना है और बाय नाउ पे एफिलिएट लिंक भी अगर आपको ऐड करनी है तो वूकॉमर्स इज प्रोवाइडिंग सच ऑप्शंस फॉर यू, लेकिन आप जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है सेम एज इट इज मत रखो। ऑलवेज राइट इन योर टर्म्स, मतलब कि आपको अलग होना है दूसरों से, यू
टू हाईलाइट योर सेल्फ एज इट इज मत करो। तो यहाँ पे वो बात यहाँ पे हुई है, क्योंकि वरना क्या होगा, आपकी वेबसाइट अमेजोन भी बंद करवा सकता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास राइट्स है कुछ ऐसे, जहाँ पे आप एफिलिएशन के लिए उसका कंटेंट यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में वो क्या करेगा, आपका जो एफिलिएट अकाउंट होगा वो पहले ब्लॉक कर देगा, और जैसे एफिलिएट अकाउंट बंद होगा तो उसके जो राइट्स हो गए वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू इवन द यूज ऑफ अमेजोन लोगो ऑन योर वेबसाइट, है ना। दे आर हैविंग सच रूल्स, वो आप करोगे तो गए काम से। अब वो क्या बात हुई कि भाई हजारों लोग के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़े कितने जाते हैं, काफी कम। जो पकड़ा गया उसको ही फाइन देना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो ना, पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। मैंने खुद देखा है, बिलो एज वाले बंदे कार चलाते हैं, लेकिन जो पकड़े गए उन लोग की बात करो। जहां तक आप पकड़े नहीं जा रहे हो, इट्स ओके। रात को चलाते हैं तो भाई कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन रात को अगर जब भी पकड़े गए ना, तब हालत खराब होने वाली है, आपको अच्छा सा फाइन लगेगा। इन सेम वे अमेजोन वैसे कोई भी वेबसाइट को क्या पूरा देखने जाएगा ना, लाखों की संख्या में डेली वेबसाइट रजिस्टर हो सकती है, और उसमें से थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट माइट बी ऑफ द एफिलिएटेड मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन जो पकड़ी गई उसे ही पनिशमेंट होती है। तो वो भी आप ध्यान रखो। क्या प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की